अपराधी अपराध करने से पहले एक षड्यंत्र बना लेता है। उसी षड्यंत्र के तहत वह अपने काम को अंजाम भी दे लेता है। सोच लेता है कि आगे हमारी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर तरीके ढंग से बीतेगी। लेकिन दोस्तों, पुलिस के हाथ इतने लंबे होते हैं कि अगर अपराधी कहीं भी छिपा हो तो वहाँ तक पुलिस के हाथ पहुँच भी जाते हैं। आज की घटना में सेम ऐसा ही कुछ होता है कि एक महिला इस दुनिया छोड़कर काफ़ी बेरहम तरीके से चली जाती है, लेकिन उसी के पीछे उसका हंसता खेलता जो परिवार होता है वह तबाह हो जाता है। अपराधी सोच बैठता है कि अपनी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर तरीके ढंग से हम जी लेंगे, लेकिन पुलिस काफ़ी मेहनत करती है, कड़ी मेहनत करती है। कड़ी मेहनत करने के बाद पुलिस के कंधे जब अपराधी चढ़ता है, चढ़ने के बाद लोगों के सामने जब सच्चाई निकल के आता है तो इसे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर विश्वास भी नहीं होता है। आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना में क्या था, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार वीडियो देखने के लिए आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप हमारे चैनल पर अपना समय ज़रूर दीजिए और एक बार अपने इन्हीं प्यारे हाथों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके माध्यम से इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि आज का जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होने वाला है। यह घटना झारखंड प्रदेश का है। उसी का हजारीबाग ज़िला लगता है और उसी के पास बड़ा बाज़ार कस्बा पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ 30 जनवरी 2018 का, वही लगभग शाम का 3 बजे का आसपास टाइम होता है। तो बड़ा बाज़ार के थाना प्रभारी नथुनी प्रसाद अपने ही थाने में बैठकर कुछ अर्जेंट काम कर रहे होते हैं। तभी उन्हीं के सामने एक व्यक्ति हाँफता डाँपता हुआ पहुंचता है। अब नथुनी प्रसाद उस व्यक्ति से पूछने लग जाते हैं कि बताइए क्या बात है। वह व्यक्ति अपना नाम लेते हुए कहने लग जाता है कि साहब, हमारा नाम है विनोद पाठक, हम इसी जयप्रभा नगर कॉलोनी के रहने वाले हैं। तो वहाँ पर नथुनी प्रसाद कह देते हैं कि बताइए क्या कारण है। विनोद पाठक कहने लग जाते कि साहब, हमारी अपनी पत्नी है अन्नू पाठक, वह आज सुबह हमारे घर से बिना बताए कहीं चली गई है, लेकिन उसका कहीं आता पता नहीं चल रहा है। थाना प्रभारी इधर अब विनोद पाठक से पूछने लग जाते हैं कि आखिर तुम्हारी पत्नी का तुम्हारे साथ कैसा रवैया था। विनोद पाठक कहने लग जाता है कि साहब, हमारे पत्नी का हमारे खिलाफ़ काफ़ी अच्छा सा रवैया था और ऐसा कुछ नहीं था कि जिस वजह से हमारी पत्नी हमें छोड़ के जा सकती है। हमारे बच्चे काफ़ी दुखी है, वह घर में रोज़ चिल्ला रहे हैं। यह बात जैसे ही नथुनी प्रसाद सुनने के बाद कहने लग जाते हैं कि आखिर तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हारी पत्नी कहाँ जा सकती है। विनोद पाठक कहने लग जाता है कि साहब, हमें अब यकीन हो रहा है कि हमारी पत्नी कहीं तो शहर नहीं चली गई। अब यहाँ पर थाना प्रभारी जैसे विनोद पाठक की बात सुनते हैं तो बड़ा चम्मा सा लगता है, लेकिन पुलिस की जो टीम होती है इधर विनोद पाठक को एक उनको दिलासा देना शुरू कर देते हैं कि ठीक है, अपनी पत्नी अन्नू पाठक का फ़ोटो दे दीजिए और साथ में कुछ उसका अपना कद काठी का निमंत्रण पत्र दे दीजिए। यह बात जैसे विनोद पाठक सुनने के बाद थाना प्रभारी की बात मानकर और तुरंत जो होता है एक हल्फनामा लिखकर वहीं थाना प्रभारी को थमा देता है। पुलिस की टीम जो होती है इधर अन्नू पाठक का गुमशुदा का मुकदमा दर्ज कर लेती है। इधर जैसे ही विनोद पाठक अब जैसे गेट तान के बाहर जाता है तो उसी समय एक सामने लगभग 17 से 18 साल के बीच खूबसूरत युवती आई तो ही दिखाई देती है। उसके साथ लग रहा था कुछ मोहल्ले के लोग होते हैं। यह युवती जैसे ही पुलिस के सामने थाना प्रभारी नथुनी प्रसाद के सामने पहुंचती है, तुरंत ही कहने लग जाती कि साहब, हमारा नाम है प्रीति पाठक, हमारे पिता का नाम है विनोद पाठक, जो इसी जयप्रभा नगर कॉलोनी के रहने वाले हैं। वहाँ पर थाना प्रभारी जैसे ही अब प्रीति नाम और साथ में विनोद पाठक के नाम को सुनते हैं, नथुनी प्रसाद तुरंत ही चौंक में जाते हैं। वह कहने तो लग जाते हैं कि अभी तो इस लड़की के पिता विनोद पाठक ही यहाँ से तो गए हैं। अब वहाँ पर थाना प्रभारी उस समय प्रीति से पूछने लग जाते कि बताइए क्या बात है। प्रीति कहने लग जाते कि साहब, हमारी अपनी माँ अन्नू पाठक आज सुबह हमारे घर से बिना बताए कहीं चली गई है, लेकिन हमने अपनी माँ अन्नू पाठक की काफ़ी तलाशी की, हमारी माँ का कहीं अता पता नहीं चल रहा। हमने काफ़ी लोगों के साथ अपनी माँ की तलाशी की। वहाँ पर थाना प्रभारी कहने लग जाते हैं कि अच्छा ये बता दो कि तुम्हारी माँ तुमसे आखिरी बार बात कब की थी। इधर प्रीति पाठक कहने लग जाते कि साहब, हमारी माँ सुबह ही हमारे साथ बात की थी, इसके बाद हमें नहीं पता वो हमें बिना बताए कहाँ चली गई। पुलिस इधर
अब प्रीति पाठक से पूछ बैठती है, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हारी माँ कहाँ जा सकती है। इधर प्रीति पाठक जैसे ही थाना प्रभारी अब नथुनी प्रसाद की बात सुनती कहने लग जाती कि साहब हमें पूरा शंका हो रहा है कि हमारे ही पिता यानी कि विनोद पाठक ने ही हमारी मां अन्नू पाठक के साथ कुछ ना कुछ कारनामा किया है। पुलिस यह बात जैसे ही प्रीति के द्वारा सुनती अचंभे में पड़ जाते कि आखिर विनोद पाठक तो अभी तो थाने में पहुंचकर अपनी पत्नी अन्नू पाठक की गुमशुदा का मुकदमा दर्ज करवा के गई। आखिर वह अपनी पत्नी के साथ ऐसा क्यों कर सकता है। और वहाँ पर प्रीति से पुलिस पूछ बैठती है कि आखिर ऐसा तुम्हारे पिता क्यों कर सकते हैं। तभी प्रीति पाठक कहने लग जाती है कि साहब हमारे पिता का हमारे ही इलाके की रहने वाली एक TIT अधिकारी इंस्पेक्टर हैं मंजू ठाकुर, जो हमारे इलाके में रहते हैं। उनका हमारे घर 5 साल से आना जाना है। यहाँ तक हमारे जो पिता हैं उनके साथ अवैध संबंध चल रहे हैं और इसकी जानकारी हमारी अपनी माँ अन्नू पाठक को थी। और जब कभी मंजू ठाकुर हमारे घर आती हमारी माँ को काफ़ी चिड़चिड़ापन होता है, उनको पूरी बात पता होता है। और इसमें अगर हमारी माँ दखल अंदाजी करती है तो हमारे जो पिता होते हैं हमारी माँ के साथ काफ़ी बेरहम तरीके से पिटाई कर देते हैं। अब हमें पूरा यकीन हो गया है कि उन्हीं प्रेम संबंधों के चलते हमारी माँ का कुछ ना कुछ हमारे पिता ने ही कारनामा किया है। यह बात जैसे इधर प्रीति की बात पुलिस सुनने के बाद एक चौंक सी जाती है। पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि हो ना हो जिस बात की तहरीर या प्रीति दे रही है अपने पिता के खिलाफ, हमें पूरा यकीन हो रहा कि ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें सच्चाई है। और पुलिस की जो टीम है इधर प्रीति की बात सुनने के बाद समझा बुझाकर घर भेज देती है। दूसरे दिन यानी कि 31 जनवरी 2018 का वही लगभग 9 बजे के आसपास टाइम होता तो थाना प्रभारी नथुनी प्रसाद अपने साथ कुछ टीम लेते हैं। लेने के बाद विनोद पाठक के घर पहुँचते पता लगता है विनोद पाठक जो होता है कल जब से थाने गया था तब से अपने घर लौटा नहीं। पुलिस की टीम वहाँ आस पड़ोस के लोगों से कुछ पूछताछ करती है, लेकिन पूछताछ करने के बाद भी उधर जो होता है विनोद के बारे में कोई अता पता नहीं चलता है। इधर पुलिस की टीम अपने थाने लौट आती है। 1 फरवरी 2018 को दोबारा जाती है कुछ टीमों और साथ में कुछ और कांस्टेबल को लेकर पहुंच जाती है। वहां पर प्रीति से पूछताछ शुरू कर देती है, कहने लग जाती है कि आखिर तुम्हारे पिता कब यहाँ से गए। प्रीति पूरी बात बता देती है और पुलिस की टीम जो होती है उसी समय प्रीति के एक इशारे पर अंदर घुस जाती है। जैसे अंदर जाती है तो एक कमरा होता है जिस कमरे में मौके पर ताला लटका हुआ होता है। थाना प्रभारी प्रीति से पूछ बैठते हैं कि आखिर इस कमरे में ताला क्यों लटका हुआ है। प्रीति कहने लग जाती कि साहब इस कमरे में हमारी अपनी माँ अन्नू पाठक रहती है, लेकिन जब से हमारी माँ यहाँ से गई हुई है तब से इस कमरे में ताला लटका हुआ है। और जैसे भी स्कूल से पढ़ के आते हैं तो अपने पिता से पूछने लग जाते हैं कि इस कमरे में ताला क्यों लटका हुआ है। हमारे पिता विनोद पाठक कहे जाते हैं कि तुम्हारी माँ ताला मार कर कहीं चली गई है। वहाँ पर थाना इंस्पेक्टर जो होते हैं उस कमरे और साथ में काफ़ी कमरों को निगरानी करते हैं तो देखते सभी कमरों में लगभग ताला लटका हुआ है, लेकिन सभी कमरों के जो ताले होते हैं उनके 2-2 चाबियाँ होती हैं। तो पुलिस को एक शंका हो जाता है कि आखिर इस कमरे में नया ताला क्यों लगाया गया है। और इसी शंका में पुलिस की टीम होती है उस दरवाजे के करीब जाती है तो अंदर से कुछ ज़ोर ज़ोर से गंध आना शुरू कर देती है। पुलिस को शंका हो जाता कुछ ना कुछ इस कमरे में छुपा हुआ है और इसीलिए पुलिस उस ताले को तोड़वा लेती है और अंदर जाती है तो गंध और तेज़ हो जाता है। पुलिस ना वहाँ कुछ सोच पाती ना कुछ समझ पाती है और वहीं पर रखा हुआ एक दीवान होता है जो दीवार से सटा हुआ होता है। दीवान को पुलिस जैसी खींचने की कोशिश करती है तो दीवान काफ़ी वजन लगता है और वहाँ काफ़ी सारे सिपाही जो होते हैं उस दीवान से हटाना शुरू कर देते हैं। और दीवान को जैसे ही खोल के देखते हैं तो उसी में एक डेड बॉडी निकलती है। वह डेड बॉडी जो होती है अन्नू पाठक की होती है और वहाँ पर उसकी अपनी जो बेटियाँ होती हैं तीनों वहीं दहाड़े मारकर चीख चिल्ला पड़ती हैं। चीख चिल्लाने की आवाज़ आस पड़ोस के इसलिए लोगों के कानों पहुँचती सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। पुलिस जब वो डेड बॉडी का अच्छे से मुआयना करती है देखती है कि सर और धड़ दोनों जो है एक पॉलीथीन में अलग अलग पैक कर पड़े होते हैं। बॉडी के कई टुकड़े जो होते हैं रस्सियों से बंधे होते हैं। पुलिस को समझते देर नहीं लगती। यह सब कारनामा जो है विनोद पाठक के अलावा कोई कर नहीं सकता है। पुलिस जो होती इधर अच्छे से कमरे की जांच पड़ताल करने के बाद अन्नू के बॉडी को अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल जो होता है उसी में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। इधर इस चीज़ की सूचना अपने से बड़े अधिकारी को भी दे देती है और साथ में पड़ोसी टीमों को दे देती है। पुलिस की टीम इधर काफ़ी कमरे की तलाशी लेने के बाद काफ़ी लोगों से पूछताछ करने के बाद अपने थाने लौट आती है और साथ में पुलिस की टीम यहाँ जानना चाहती है कि आखिर विनोद पाठक तो गया कहाँ।
पुलिस इस केस की इधर छानबीन करना जैसे शुरू करती है तो पता लगता है उस इलाके में काफ़ी सरगर्मी सी फैल गई है। लोगों को जैसी घटना के बारे में पता चलता है तो काफ़ी लोग कैंडल मार्च निकाल लेते हैं और वहाँ अन्नू पाठक को श्रद्धांजलि देना शुरू कर देते हैं। और ऐसे करते करते लगभग 5 दिन का वक्त बीत जाता है, लेकिन पुलिस के हथकंडे विनोद पाठक नहीं चलता। ना चढ़ने की वजह से इधर गांव वाले काफ़ी दंगा प्रसाद करना शुरू कर देते हैं। पुलिस की जो टीम होती है, इधर इंस्पेक्टर जो होती है, इधर मंजू ठाकुर के ऊपर अरेस्ट करने के लिए दबाव मारना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से थाना प्रभारी नथुनी प्रसाद तुरंत ही एक्शन में आ जाते हैं। आने के बाद पुलिस की टीम बिना देरी किए इधर अब विनोद पाठक और साथ में मंजू पाठक का जो मोबाइल नंबर होता है उन दोनों का पूरा CDR डिटेल निकाल लेती है। और जब निकालती है तो पता चलता घटना वाली रात जिस दिन अन्नू पाठक अपने घर से लापता हुई थी, उस रात इधर मंजू ठाकुर और साथ में विनोद पाठक के बीच लगभग 34 से 35 बार बात हुए थे। पुलिस का जो शंका होता और बढ़ जाता है और पुलिस के पास एक सबूत लग जाता है और इसी सबूत के बिना पर पुलिस जो टीम होती है बिना देरी किए 8 फरवरी 2018 को जाती है। ITR अधिकारी इंस्पेक्टर जो होती हैं मंजू पाठक को उनके घर से गिरफ्तार करती है और थाने ले आती है। जब थाने में इधर मंजू ठाकुर से पुलिस पूछताछ शुरू कर देती है तो मंजू ठाकुर एस इंस्पेक्टर होने के नाते पहले पुलिस के सामने काफ़ी प्रगड़ाने की बातें करते हैं, लेकिन पुलिस के पास काफ़ी सारे सबूत होते हैं क्योंकि उसकी जो अपनी बेटी होती है इधर प्रीति ने पुलिस के सामने इधर मंजू ठाकुर की पूरी बात बता रख देती है, जिस वजह से पुलिस को पूरा जो शंका होता है जाकर इधर मंजू ठाकुर के ऊपर हो जाता है। और पुलिस की टीम जैसे ही इधर प्रीति की बात मंजू ठाकुर के सामने रख देती है तो पुलिस के सामने मंजू ठाकुर जो होती है एकदम हिल सी जाती है और पुलिस की टीम अपने मनोवैज्ञानिक तरीके से जैसे पूछताछ शुरू कर देती है तो पुलिस के सामने मंजू ठाकुर इधर जो होती है अन्नू पाठक की हत्या का जुर्म कबूल करते हुए जो पुलिस के सामने सच्चाई रखती है, जो कहानी बयां करती है, इससे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी दहल से जाता है कि आखिर एक औरत अपने प्यार को पाने के लिए किस हद तक गिर सकती है। झारखंड प्रदेश का हजारीबाग जो ज़िला पड़ता है उसी के पास बड़ा बाज़ार पड़ता है और उसी के करीब जय प्रभा नगर पड़ता है, उसी में रहने वाला होता है विनोद पाठक। उसकी अपनी पत्नी होती है अन्नू पाठक, जिनके टोटल 3 बच्चे भी होते हैं। इधर विनोद पाठक जो होता है मौके पर हजारीबाग में ही के पास जो बड़ा बाज़ार होता है वहीं पर एक सरकारी कोयला खदान होता है। उसी खदान में मौके पर सरकारी जो होता है सुपरवाइजरी यानी कि कलर का काम करने वाला होता है विनोद पाठक और उसी की वजह से उसके पास ठीक ठाक पैसे आते थे और उसी की वजह से उसका जो पारिवारिक जो खर्चा होता है बेहतर तरीके ढंग से चल भी पाता था। लेकिन वह पीत पतंजलि का जो होता है एक शाखा प्रबंधक भी होता है, होने के नाते उसका इस इलाके में काफ़ी जाना माना होता है। लेकिन उसकी ज़िंदगी में मोड़ तब आता है जब साल 2013 में ही हरिद्वार जाता है और वहाँ पर पतंजलि का जो पेट शाखा होता है उसी में जाता है। तभी उसी बीच उसकी मुलाकात होता है TIT अधिकारी इंस्पेक्टर होती हैं मंजू ठाकुर से हो जाती है। मंजू ठाकुर जैसे इधर विनोद पाठक को देखते तो एक बार उनको अचंभा लगता है। विनोद पाठक की नज़र जैसे ही मंजू ठाकुर पर पड़ती है, पड़ने के बाद विनोद ठाकुर जैसे ही मंजू की खूबसूरती देखने के बाद उसका दीवाना सा हो जाता है अपने मन। अब वहीं पर मंजू ठाकुर को चाहना शुरू कर देता है, उनसे जाकर बातें करता है। पता लगता है कि मंजू ठाकुर तो हमारे इलाके के रहने वाले हैं। यह बात जैसे इधर मंजू ठाकुर और साथ में विनोद पाठक को पता चलता है, दोनों का खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि कोई परदेश में अगर दूसरा कोई हमसफ़र मिल जाए कि दोनों को लगता है कि अपनी जन्नत यहाँ है और दोनों के मन में वही बात जम जाती है कि चलो हम दोनों एक ही इलाके के रहने वाले हैं, भले परदेश में आए हुए हैं। तो वहाँ पर विनोद पाठक और साथ में मंजू अपनी अपनी बातें शेयर करते हैं। पता लगता है कि मंजू इधर जो होती हैं वह मौके पर वहीं पीठा से जो पतंजलि का जो शाखा होता उसी में उनका कुछ कंट्रेक्टर लेने के लिए गई हुई थी, कुछ प्रोडक्ट खरीदने के लिए गई हुई थी, वहाँ भी दुकान खोल रखी थी। और जैसे यह बात पता चलता है इधर विनोद पाठक को तुरंत ही जाकर वहीं उनसे हाथ बढ़ा देता है दोस्ती का। इधर विनोद पाठक की दोस्ती का हाथ बढ़ाते ही मंजू ठाकुर जो होती हैं स्कट कर लेते हैं और उसी दिन से दोनों में फ़ोन के द्वारा बात होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब भी मौका मिलता विनोद पाठक अपना मोबाइल निकालता मंजू ठाकुर के मोबाइल नंबर पर कॉल कर देता है और इसी तरह दोनों के बीच बातें होना शुरू हो जाते हैं। और जब बातें होने लगते हैं दोनों के बीच प्रेम प्रसंग भी चल पड़ता है।
भले मंजू ठाकुर की ऑलरेडी शादी हुई पड़ी हुई थी, लेकिन मंजू ठाकुर जैसे ही इधर अब विनोद पाठक की आवाज़ सुनती है तो उसकी मोहित हो जाती हैं। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल पड़ते हैं। विनोद पाठक भूल जाता कि हमारे 3 बच्चे भी हैं, हमारा एक हंसा खिलता परिवार में हमारी एक पत्नी भी है। वह सबको दरकिनार कर देता है और उससे मिलने के लिए मौका तलाशा शुरू कर देता है और मौके की तलाश में बैठा रहता है। लेकिन जब भी विनोद पाठक को मौका मिलता तो मंजू ठाकुर के ही इलाके में पहुंच जाता है, जाकर उससे मिल लिया करता है और साथ में घूमना फिरना चालू रहता है। अब यह सिलसिला चलने भी लगता है। तभी इधर अब मंजू ठाकुर जो होते हैं विनोद पाठक को राय देती हैं, कहने लग जाते क्यों ना चला जाए इसी इलाके में जाकर एक अपना खुद का दुकान खोला जाए, बिजनेस खोला जाए और उसी में जाकर धंधा पानी किया जाए ताकि दोनों साथ रह सकें। इस बात की जानकारी जैसे विनोद पाठक को लगता है तो विनोद पाठक तुरंत ही मंजू ठाकुर की बातों को हामी भर लेता है और दोनों जाकर अपने इलाके में एक जो होता है ट्रस्ट वाला काम शुरू कर देते हैं, करने लग जाते हैं। दोनों का बिजनेस होता है बेहतर तरीके ढंग से चलने लग जाता है, दोनों का मेल मिलाप शुरू भी हो जाता है। लेकिन इधर जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा आना जाना अब मंजू ठाकुर का विनोद के घर शुरू हो जाता है और जब शुरू हो जाता है तो देर धड़क आना शुरू कर देते हैं। लेकिन इधर जो होती है विनोद पाठक की जो पत्नी होती है, अब अन्नू पाठक को शंका होने लगता है कि हमारे पति के साथ यह महिला बार बार हमारे घर में क्यों आती है। अन्नू जो होती है और इसी शंके में गूंज पड़ती है। लेकिन उसकी अपनी जो बड़ी बेटी है लगभग वह 17 साल की हो पड़ी थी, प्रीति को भी समझते देर नहीं लगती कि हमारे पिता और साथ में उस महिला इंस्पेक्टर के साथ यानी कि मंजू ठाकुर के साथ क्या रिश्ता है। वह समझ जाती है कि हमारे पिता और साथ में उस महिला के बीच प्रेम संबंध चल रहे हैं और इसकी जानकारी जैसी अन्नू पाठक को लगता है तो वह काफ़ी सहम जाती है और इसी बात को लेकर अपने पति से एक दिन पूछ बैठती है। उसके पति जैसे इस बात को सुनते हैं तो वह भन्ना जाते, कहने लग जाते हैं कि तुमने उस महिला इंस्पेक्टर के बारे में ऐसी बात कही कैसे। अगर वह सुन लेगी तो हमारी ज़िंदगी उस दिन से नरक हो जाएगी। और इस तरह अन्नू को हड़का देता है कि अन्नू उस समय डर जाती है। और उधर विनोद पाठक बाहर निकल जाता है, एक बार मुस्कुरा पड़ता है कि चलो अच्छा हुआ हमारी पत्नी को पता चल गया, अब रोज़ उसको लाएंगे अपने ही घर में दूसरे कमरे में ले जाएगा, वहीं पर रिश्ता रखेंगे। और दूसरे दिन जो होता है इधर मंजू ठाकुर को अपने ही घर में ले आता और दूसरे कमरे में ले जाता, दरवाज़ा बंद करके अब वहीं पर रिश्ता अपना रखना शुरू कर देते हैं। इधर अन्नू को जैसे ही पता लगता उसके दिल से लगता क्या से क्या टूट गया, क्योंकि कोई भी औरत अपना सिंदूर किसी को बांटना नहीं चाहती। अब यह सिलसिला जो होता है विनोद पाठक का मंजू के साथ अपने घर में दिन दिन चलना शुरू हो जाता है और इसी को लेकर अन्नू पाठक अपने पति विनोद से लड़ झगड़ पड़ती है। जब काफ़ी झगड़े तकरार होते हैं तो अन्नू पाठक जो होती है अपने तीनों बच्चों को साथ लेकर अपने मायके रांची चली जाती है। लेकिन इधर मौत जो होता है विनोद का हो जाता है, बेमुताबिक मन मुताबिक अपनी ज़िंदगी अपनी प्रेमिका के साथ जीना शुरू कर देता है। ऐसे कुछ दिन चलते चलते लगभग पूरा का पूरा 5 साल का वक्त बीत जाता है। बीत जाने के बाद इधर जो होता है इनकी ज़िंदगी में काफ़ी झगड़े तकरार होते हैं। इतने झगड़े तकरार होते कभी कभी विनोद अपनी पत्नी का पिटाई भी कर देता, भले आना जाना लगा रहता है। लेकिन कुछ ही महीने पहले जो होता है इधर अब मंजू ठाकुर जो होती है विनोद के साथ मिलकर एक खतरनाक निर्णय ले लेती है। वह कहने लग जाती है कि हमारी ज़िंदगी लग रहा है तुम्हारी वजह से तहस महस होने वाली है। यह बात जैसे ही विनोद पाठक सुनता कहने लग जाते कि बताइए ऐसी क्या बात है, क्यों तहस महस होने वाला है। कहने लग जाती है कि तुम्हारी पत्नी के रहने से हमारी ज़िंदगी तहस महस हो रही है। जब तक वह रहेगी तो हम दोनों अपनी ज़िंदगी चैन से नहीं जी पाएंगे। भले तुम अपनी पत्नी अपने बच्चों की बार बार पिटाई करते हो लेकिन हमारे दिल को तसल्ली नहीं मिलता। यह बात जैसे इधर सुनता है, सुनने के बाद विनोद सोच में पड़ जाता है कि आखिर मंजू ठाकुर चाहती क्या है। विनोद पाठक अब मंजू की मन की बात की जानकारी ले लेता है। जब ले लेता है तो पता चल जाता है कि मंजू वही चाहती हैं जो हम चाहते हैं, यानी कि अपनी पत्नी को हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने के लिए कोई ना कोई षड्यंत्र रचा जाए। और जैसी इस बात की भनक विनोद को लगता है, विनोद सोच लेता है कि चलो कोई ना कोई रास्ता तो हम निकाल ही लेंगे। लेकिन अब जब अपने घर विनोद लौटता तो अपनी पत्नी को किसी न किसी बात पर लेकर काफ़ी बेरहम तरीके से पिटाई कर देता। लेकिन इसकी भनक अब प्रीति को भी लगी हुई थी, इसीलिए प्रीति अपनी माँ की तरफ खड़ी हो जाती है। और जब खड़ी हो जाती है इधर विनोद भी अपनी बेटी की बार बार पिटाई कर देता, जिसकी वजह से इधर अन्नू पाठक का दिल पसीज जाता। लेकिन एक दिन अन्नू पाठक जो होती है मंजू ठाकुर के पास फ़ोन कर देती, कहने लग जाती है कि तुम अगर हमारी ज़िंदगी में रहनी चाहती हो तो रहो, हमारे पति के साथ शादी कर लो, लेकिन हमारे पति से बोल दो कि हमारी ज़िंदगी में और हमारी पारिवारिक मोड़ में कोई दखलंदाजी ना करे, क्योंकि हमारी बच्चों की काफ़ी बेरहम तरीके से हमारे ही सामने पिटाई कर देता है। यह बात जैसी मंजू ठाकुर सुनती है
तो उसके दिल को एक तसल्ली मिल जाता है कि चलो पीछा छुड़ाने के लिए कोई तो काम विनोद कर रहा है। लेकिन इधर काफ़ी बार बार मिन्नत जो होती है अन्नू पाठक मंजू से करती है, यहाँ तक उसकी आंखों में आंसू निकल आते हैं। एक भी आंसू मंजू ठाकुर की आंखों में नहीं आते हैं। मंजू ठाकुर यह सोच बैठती है कि जो रास्ता हमने अपनाया है पूरी तरह से सही चल रहा है। और दूसरे दिन जैसे ही विनोद पाठक मंजू के पास आता है, आने के बाद उससे मंजू कह देती है कि अच्छा समय है, यही तो समय है तुम्हारे पास अपनी पत्नी को अपने रास्ते से हटाने का। एक काम करो, तुम जाकर आज से रोज़ क्राइम सीरियल देखना और तुम्हें पता हो जाएगा कैसे घटना को अंजाम दिया जाता है और पुलिस को कैसे बचा जाता है। अब उसी दिन से इधर विनोद पाठक अपने घर पर जल्द से पहुंचता, तुरंत ही क्राइम सीरियल खोल लेता और उसी में पूरी सीरियल को ध्यान से देखता और उसके मन में तरह तरह के हथकंडे आना शुरू हो जाते हैं। जब वह समझ जाता है कि घटना को अंजाम कैसे देता है तो अच्छे समय का इंतजाम भी करता है। अभी सोच बैठता है क्यों ना अपनी पत्नी को 20 जनवरी 2018 को ही अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटा दिया जाए, क्योंकि हमारे पास प्लान तो काफ़ी अच्छे बन चुके हैं। और यह प्लान जो होता है खुद टी अधिकारी जो महिला इंस्पेक्टर होती हैं मंजू ठाकुर ने ही खुद जाकर विनोद पाठक को दे रखे थे। विनोद को पूरा भरोसा था इंस्पेक्टर होने के नाते हमारी ज़िंदगी काफ़ी आराम से चलेगी, क्योंकि उसी की वजह से हम तो बच निकलेंगे। अब विनोद पाठक अपने प्लान को अंजाम देने के लिए 16 जनवरी 2018 को मार्केट जाता है। वहाँ पर कुछ रस्सियाँ लेता है, कुछ तेज़ार हथियार लेता है, यहाँ तक कुछ दवाइयाँ भी लेता है, लाकर अपने पास रख लेता है और 20 जनवरी को इस घटना को अंजाम देने के लिए इंतजाम करता है। लेकिन उसके दिल में कुछ सोच बैठ जाती है कि वह नहीं दे पाता। तभी उसी दिन यानी कि 20 जनवरी को ही अपने पास रखा हुआ जो तीनों मोबाइल होता उसी समय उसको स्विच ऑफ कर लेता है, ताकि पुलिस को कोई सुराग ना मिले कि आखिर घटना वाले दिन यानी कि एक हफ्ते से कहीं किसी की बात तो नहीं हुई थी। और उस समय जब अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लेता है, सोच में बैठ जाता है कि अब तो हम पकड़े नहीं जाएंगे। ऐसे हफ्ते बीत जाते हैं। लेकिन जैसे ही 28 जनवरी 2018 का वही दोपहर का टाइम होता है तो अपने घर आता है, अपनी पत्नी को पाता देखता है कि हमारी जो पत्नी है वह तो मंजू ठाकुर से मोबाइल पर बात कर रही है, काफ़ी रो के बात कर रही है। और जैसे पीछे से देखता है और जाकर वहीं पर अन्नू पाठक को पकड़ लेता है, वहीं पर पिटाई कर देता है। इतनी पिटाई करता है कि वहाँ पर अन्नू पाठक बेहोश हो जाते हैं। और जैसे ही वहाँ पर प्रीति आती है तो प्रीति का भी वहाँ पिटाई कर देता है। प्रीति काफ़ी बेहतरीन तरीके से अपने पिता से पिट जाती है। लेकिन दूसरे दिन का वक्त होता है यानी कि 29 जनवरी 2018 का सुबह का टाइम होता है। तो विनोद पाठक जो होता है उसी दिन अपने ऑफिस चला जाता है और हाजिरी लगाकर चला आता है, ताकि अगर पुलिस जांच पड़ताल करे तो पुलिस को यह पता चले कि ऑफिस उस दिन तो विनोद पाठक आया हुआ था और घर पर तो कहाँ जाएगा ही। और इधर विनोद पाठक जैसे ही अपने घर पर पहुँचता देखता उसकी जो तीनों बेटियाँ होती हैं वह उस समय तो पढ़ाई पर गई हुई हैं, लेकिन अन्नू जो होती है घर में बैठी हुई होती है। और जाकर वहीं अन्नू को पीछे से पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद उससे कुछ बातें पूछना शुरू कर देता है। लेकिन इधर बातें पूछते पूछते अन्नू अपनी पति से झगड़े तकरार शुरू कर देते हैं और पता चलता है कि अन्नू जो होती है उस समय मोबाइल पर मंजू ठाकुर से लगे हुई हैं। मंजू ठाकुर के कानों में सारी आवाज़ें जा रही होती हैं और अपना मोबाइल तुरंत ही छीन लेता। छीनने के बाद अन्नू पाठक को विनोद पाठक पकड़ लेता है और ज़मीन पर लिटा देता है। लिटाने के बाद वहीं पर एक तेज़दार हथियार लेता है और उसके शरीर पर काफ़ी बार लगा देता है, जिसके बाद से अन्नू पाठक इस दुनिया को छोड़कर काफ़ी बेरहम तरीके ढंग से चली जाती है। और इसकी जानकारी फ़ोन के द्वारा इधर जो होता है अब विनोद पाठक मंजू को फ़ोन के द्वारा देता रहता है। मंजू को पता चलता है कि यह सारा कारनामा हमारे कानों में हुआ है तो बड़ा उसको दिल को तसल्ली मिलता है। और फ़ोन पे जैसे ही विनोद पाठक बात करता कहने लग जाती है कि ठीक है तुम इस घटना को अंजाम इस तरह दो ना कि किसी को पता ना चले। और वह प्लान बनाते उसी प्लान के तहत विनोद काम करना शुरू कर देता है। अपने पास रखे हुए कुछ हथियार थे, उसी हथियार से अन्नू पाठक के बॉडी को कई टुकड़े कर देता है। एक काली अपने पास रखे हुए पहले से पॉलीथीन होता है जो काली होता है, उसी में ले जाकर अन्नू के बॉडी के टुकड़े को डंप कर देता और ले जाकर अपने ही कमरे में जो बेड होता है उसी में एक बाकस होता है, उसी बाकस में ले जाकर पन्नी सहित डंप कर देता है और जाकर उसी कमरे में दरवाज़ा जो होता है वहीं पर ताला लगा देता है, नया ताला लगा देता है। और लेकिन जैसे ही 1 घंटे का वक्त बीतता है तो पूरे कमरे की सफाई करना शुरू कर देता है। सफाई करते करते लगभग 1.5 घंटे का वक्त बीत जाता है। उसको अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी तीनों बेटियां अब पढ़ाई करके आने वाली हैं। तुरंत ही वह अपने ड्यूटी के लिए निकल जाता है। लेकिन जैसे ही शाम का 4 बजे के आसपास टाइम होता है तो उसकी बड़ी बेटी प्रीति आती है, अपनी माँ को नहीं पाती, काफ़ी सोच में पड़ जाती है। लेकिन कुछ वक्त बाद उसके जो अपने पिता तो विनोद पाठक भी आ जाते हैं। पूछ बैठते कि आखिर मम्मी कहाँ गई। विनोद पाठक कह देते हैं कि तुम्हारी मम्मी जो होती है वह मायके चली गई है। और प्रीति तुरंत ही अपने नाना के पास फ़ोन कर देती है। पता लगता है कि माँ तो वहाँ भी नहीं गई।
उसके मन में शंकाएं गूंज पड़ती है, ज़रूर हमारे पिता ने कुछ हमारी मम्मी के साथ कर दिया है। वो अपने पिता से बार बार प्रीति पूछती रहती है कि आखिर मम्मी कहाँ गई। और विनोद अपनी बेटी से तंग आकर सोचने लगता है क्यों न अपनी बेटी को भी अपने रास्ते से ठिकाने लगा दिया है, ताकि हमारा रास्ता काफ़ी आसान हो जाए। लेकिन प्रीति को जैसी भनक लगती है कि पिता हमारे साथ कुछ ना कुछ करने वाले हैं, तुरंत ही अपने पड़ोसी के यहाँ जाती है और वहाँ पर छिप जाती है। लेकिन घर में दोनों जो बच्चियाँ होती हैं डरी हुई एक कोने में छुपी हुई पड़ी रहती हैं। लेकिन दूसरे दिन का जब वक्त होता है तो पुलिस थाने में विनोद अपने आप को बचाने के लिए पहुँच जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जैसा सच्चाई जो होता है, TIT अधिकारी महिला इंस्पेक्टर जो होती हैं मंजू ठाकुर की तहरीर पर जब यह पूरी तरह से सच्चाई सबके सामने आता है, पुलिस की जो टीम होती है इधर विनोद पाठक की काफ़ी तलाशी करती है। तलाशी करते करते लगभग 2 हफ्ते का वक्त बीत जाता है कि 18 फरवरी 2018 का ही दिन होता है, वही दोपहर का टाइम होता है। उसी वक्त कोडरमा के रेलवे स्टेशन पे मौके पर मौजूद होता है विनोद पाठक। पुलिस जाकर वहीं उसको धार जबरदस्ती थाने ले आती है। अब थाने ले आने के बाद जैसे ही विनोद अपने सामने मंजू ठाकुर को देखता है तो पूरी तरह से पुलिस के सामने वह भी अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। पुलिस जो थी इधर अब मंजू ठाकुर और साथ में विनोद पाठक को अपने कस्टडी लेने के ले जाकर वहाँ की कोर्ट में पेश कर देती है। कोर्ट में इन दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी के दिल के ठेस पहुँचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।